नमस्कार। पहले भाग के अंदर हमने ये जाना कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास के क्या मापदंड है। उसमें हमने ये देखा कि अलग अलग व्यक्तियों के जीवन स्तर के आधार पर विकास के मापदंड अलग अलग थे। आज हम इस वीडियो के अंदर राष्ट्रीय विकास के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय विकास की अगर बात करें तो जिस प्रकार से हमने पहले वीडियो में देखा कि अलग अलग व्यक्तियों के अपने अलग अलग लक्ष्य, अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं जो जिंदगी में अपने जीवन स्तर को और अलग अलग तरीके से सुधारने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे। किसी भी राष्ट्र का विकास जो है वो किसी एक बात पर निर्भर नहीं करता, जैसे उस राष्ट्र की आय किस गति से आय में वृद्धि हो रही है, उस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय की क्या स्थिति है, यानी औसत आय की क्या स्थिति है, उस राष्ट्र की साक्षरता दर क्या है, उस राष्ट्र की शिशु मृत्यु दर क्या है, लिंगानुपात की क्या स्थिति है। इन सब बातों पर निर्भर करता है किसी भी राष्ट्र का विकास। इसी आधार पर हम अगर विभिन्न राज्य या देशों की तुलना की बात करते हैं तो एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन आता है कि जब राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है तो हम किस आधार पर किसी राष्ट्र को विकसित, अविकसित या अर्धविकसित कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर कक्षा के अंदर विभिन्न विद्यार्थियों के बीच तुलना करने को कहा जाता है तो तुलना कई आधार पर की जा सकती है, जैसे रुचि के आधार पर, पढ़ाई में रुचि के आधार पर, खेल कूद में, कई आधार पर हम तुलना कर सकते हैं, ऊंचाई के आधार पर तुलना कर सकते हैं। उसी प्रकार हम विकास के संदर्भ में विभिन्न राष्ट्रों के बीच और राज्यों के बीच भी तुलना कर सकते हैं और वह तुलना कुछ खास विशिष्टताओं को पैमाना मानते हुए और उसके आधार पर करते हैं। जैसे किसी भी राष्ट्र के विकास का जो मुख्य एक विशिष्टता मानी जाती है वह उसकी आय को माना जाता है। ऐसा प्रायः माना जाता है कि जिस राष्ट्र की आय ज्यादा है उस राष्ट्र के नागरिक जो है वो अपनी प्रत्येक आवश्यकता को आसानी से पूरा कर पाते हैं। यहां राष्ट्रीय आय का मतलब उस राष्ट्र के अंदर या उस देश के अंदर निवासियों की कुल आय है, अर्थात जिस देश के अंदर रहने वाले निवासियों की जो कुल आय है उसको हम उस राष्ट्र की आय कहेंगे। लेकिन यह विकास के लिए तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कई देश जिनके बीच हम तुलना करना चाहते हैं उन देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। तो जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी ऑब्वियसली उस देश की राष्ट्रीय आय तो ज्यादा होगी, लेकिन हम यह तय नहीं कर पाएंगे कि उस देश का औसत व्यक्ति क्या कमाता है। उस देश की औसत आय तो ज्यादा हो जाएगी, उस देश की आय तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उस देश की औसत आय क्या होगी, यानी वहां का प्रत्येक व्यक्ति क्या कमाता है, यह हम पता नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो दूसरा जो विकास का अंतर करने का जो तरीका होता है वो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय होता है। प्रति व्यक्ति या औसत आय का यह मतलब है कि उस देश की जो कुल आय है, यानी निवासियों की कुल आय का जो योग है, उसमें उस देश की जनसंख्या का हम भाग देते हैं तो उस देश के नागरिकों की औसत आय क्या है इसका हम पता लगा लेते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण के माध्यम से दोनों समझाने की कोशिश करूं, एक छोटा सा उदाहरण देकर, दो देश है ए और बी। ए देश जिसकी मान लो जनसंख्या है 100 व्यक्ति, एक फॉर एग्जांपल है, सिर्फ उदाहरण है। एक देश बी जिसकी जनसंख्या मान लो
20 व्यक्ति है। दोनों ही उदाहरण से आप समझना कि हम विकास का जो विभिन्न देशों के बीच अगर अंतर देखें या तुलना करें तो राष्ट्रीय आय के आधार पर हम किस प्रकार करते हैं और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किस प्रकार करते हैं। ए देश जिसमें 100 व्यक्ति है तो सीधी सी बात है, जिसमें व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगी तो वहां की कुल आय भी ज्यादा होगी, और बी जहां व्यक्तियों की संख्या कम है तो वहां की कुल आय कम होगी। इस आधार पर हम दोनों में ये नहीं पता कर पाते हैं कि ए के जो 100 व्यक्ति है वो प्रति व्यक्ति आय क्या है उनकी, और बी के जो 20 व्यक्ति है उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। इसलिए हम इसका जो दूसरा पैमाना है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, इसका प्रयोग करते हैं तुलनात्मक अध्ययन के लिए। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। मान लो ए की कुल आय जो है वो 1000 रुपए ए की कुल आय है। ए देश की कुल आय 100 व्यक्तियों के द्वारा 1000 है। वहीं अगर हम बी की बात करें, मान लो इसमें 20 व्यक्ति निवास करते हैं और इनकी कुल आय 800 रुपए है। अब यहां देखा जाए तो ए और बी की तुलना करें कुल आय के आधार पर तो ए देश विकसित है, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। लेकिन अगर हम इनकी औसत आय ज्ञात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा उनकी कुल आय में वहां रहने वाले कुल जनसंख्या का भाग लगाकर, तब हम ज्ञात ये करते हैं ए की प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी कुल आय 1000 रुपए और वहां के कुल निवासियों की संख्या 100। इस आधार पर हम देखते हैं कि ए देश में प्रति व्यक्ति जो आय या औसत आय जो है वो आती है आपका 10 रुपए। ठीक वहीं अगर हम बी देश की बात करें तो इनकी औसत या प्रति व्यक्ति आय, कुल आय 800 और जनसंख्या है 20। इस आधार पर अगर हम बात करें तो इनकी प्रति व्यक्ति आय 40 रुपए। तो अगर हम प्रति व्यक्ति या औसत आय के आधार पर तुलना करें तब हम यह तय कर पाएंगे कि ए और बी देशों के अंदर बी देश में प्रति व्यक्ति आय 40 रुपए है और ए की प्रति व्यक्ति आय 10 रुपए है। तो कुल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, इन दोनों ही मानदंडों के आधार पर अगर हम तुलना करें तो इसमें प्रति व्यक्ति आय या औसत आय जो है वो थोड़ा सटीक मानदंड माना जाता है। इसी के आधार पर जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक जो है वह विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। विश्व बैंक यह प्रति व्यक्ति आय अमेरिकन डॉलर के आधार पर, यूएसडी के आधार पर तय करता है। सन 2019 की अगर बात करें तो 2019 के अनुसार विश्व बैंक ने अपनी जो विश्व विकास रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार ये कहा कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 49,300 डॉलर प्रति वर्ष है। वापस ध्यान से सुनना, 2019 के अंदर विश्व बैंक ने जो विश्व विकास रिपोर्ट जारी की और उसका आधार था प्रति व्यक्ति या औसत आय। उसके आधार पर विश्व बैंक ने यह कहा कि ऐसे राष्ट्र जिनके प्रति व्यक्ति आय 49,300 डॉलर प्रति वर्ष है या इससे ज्यादा है, वे राष्ट्र विकसित राष्ट्र कहलाएंगे। और जिन राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय 2,500 डॉलर से कम है, वे राष्ट्र अविकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे। इनके आधार पर देखा जाए तो हमारे भारत देश में सन 2019 की जो विश्व विकास रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 6,700 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। तो भारत न तो अविकसित की श्रेणी में है न भारत विकसित की श्रेणी में है। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं विश्व बैंक की जो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो विभाजन है तुलनात्मक रूप से,
उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है। तो हमने ये जाना कि किस प्रकार से विभिन्न राज्यों और राष्ट्रों के बीच हम कुछ विशेष मानदंड के साथ इनके बीच तुलनात्मक रूप से उन राष्ट्रों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि कौन सा राष्ट्र विकसित है, कौन सा अविकसित है, कौन सा विकासशील राष्ट्र है। किसी भी राष्ट्र के विकास के दृष्टिकोण को देखने के लिए हमें किसी मानदंड को लेकर उसके आधार पर तय करना होता है। और हमने यहाँ दो मानदंड देखे, उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय और दूसरा हमने देखा प्रति व्यक्ति या औसत आय के आधार पर। इसी प्रति व्यक्ति या औसत आय के आधार पर विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो इस प्रकार से हमने विकसित राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्रों के क्या मानदंड होंगे, हमने उसमें राष्ट्रीय आय के आधार पर देखा कि राष्ट्रीय आय जो है वो उस देश के निवासियों की कुल आय है। उसके आधार पर हम सटीकता से विश्लेषण नहीं कर पाते, इसलिए उसमें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हमने देखा था, जिसमें विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट जारी की थी और उसने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकसित, अविकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच वर्गीकरण किया था। अगर हम आय और अन्य मानदंडों के आधार पर अगर तुलना करें तो हम अगर भारत के क्षेत्र की ही बात करें, इसमें यहाँ पर आपको 3 राज्यों हरियाणा, केरल और बिहार, इन 3 राज्यों के आय और जो अन्य मापदंड है उसके आधार पर इन राज्यों के बीच विकास के स्तर की तुलना की गई है। आपको ये आंकड़े कहीं पर भी याद नहीं करने हैं, सिर्फ ये आंकड़े आपको समझने के लिए ये सारणी से आपको समझाए जा रहे हैं। ये आंकड़े 2017-18 के भारत सरकार के आंकड़े हैं। इसके आधार पर अगर हम विकास के स्तर को मापें तब सबसे पहले हम अगर प्रति व्यक्ति आय को पैमाना मानते हुए अगर हम इन 3 राज्यों के बीच तुलना करें तो हम देखते हैं कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति जो आय है वो प्रतिवर्ष 2,03,340 रुपए है। वहीं केरल की 1,84,000 और बिहार की 38,631 रुपए हैं। तो अगर प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के आधार पर अगर हम इन राज्यों के बीच तुलना करें तो हरियाणा इसमें विकसित और बिहार अविकसित राज्य कहलाएगा। लेकिन सिर्फ आय ही इसका सटीक पैमाना नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में देखा था कि किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए उनकी लक्ष्य या जो इच्छाएं वो सिर्फ आय ही नहीं है, बल्कि आय के अलावा वे समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा जैसे और कई लक्ष्यों की ओर भी देखते हैं। उनकी इच्छाएं होती है कि आय में वृद्धि हो, लेकिन साथ ही साथ उनको समाज में समानता की भी स्थिति मिले, स्वतंत्रता और सुरक्षा ये भी उनको प्राप्त हो। इन सब के प्राप्त होने से ही वे अपने जीवन स्तर को और सुधार सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जब किसी राज्य या राष्ट्रों के बीच तुलना करते हैं तब सिर्फ विकास के मापदंड के लिए एक आय ही उपयुक्त मापदंड नहीं है, बल्कि आय के साथ साथ और भी मापदंड है, जिसमें हमने पहला प्रति व्यक्ति आय देखा। अब हम दूसरा मापदंड देखते हैं, साक्षरता दर। जैसा कि साक्षरता दर से हमारा अभिप्राय यह है कि किसी राष्ट्र के अंदर बल्कि अपने भारत की ही बात करें हम, क्योंकि यहाँ हम तुलनात्मक अध्ययन भारत के ही राज्यों का कर रहे हैं, तो भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष से ऊपर की आयु के वे सभी व्यक्ति जो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं या सुनकर लिख सकते हैं उनको साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। और कुल जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो कुल जनसंख्या का 7 वर्ष से ऊपर की आयु के वे सभी साक्षर व्यक्तियों का जो अनुपात है उसको हम साक्षरता दर कहेंगे। जिसमें अगर हम देखें इसमें तुलनात्मक रूप से तो हरियाणा के अंदर साक्षरता दर है
80%। और अगर केरल की बात करें तो यहाँ की साक्षरता है 96%। बिहार की 71% साक्षरता दर मानी गई है। इस आधार पर हम देखें तब विकसित कौन सा राज्य माना जाएगा? केरल राज्य विकसित राज्य माना जाएगा, क्योंकि अगर हम साक्षरता दर के हिसाब से बात करें तो प्रति 100 व्यक्तियों में से 96 व्यक्ति जो है वो साक्षर व्यक्ति है केरल में, 71 व्यक्ति प्रति 100 व्यक्तियों में जो है वो साक्षर है बिहार के अंदर, और 80 व्यक्ति जो है वो हरियाणा के अंदर प्रति 100 पर साक्षर है। वहीं अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें, शिशु मृत्यु दर का मतलब हुआ एक वर्ष में 1000 पैदा हुए बच्चों में मरने वालों की संख्या को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इस आधार पर अगर हम तुलना करें इन तीन राज्यों के बीच तो 2017-18 के अनुसार हरियाणा के अंदर एक वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में मरने वालों की संख्या 30 है। वहीं अगर केरल की बात करें तो एक वर्ष में 1000 जीवित बच्चों पर मृत्यु को प्राप्त शिशुओं की संख्या 10 है। वहीं बिहार के अंदर 35 है। तो इसके आधार पर अगर हम तुलना करें शिशु मृत्यु दर के आधार पर तो केरल जो है वो विकसित माना जाएगा। देखिए, किसी भी माँ बाप के लिए पैदा हुई संतान का जीवित रहना एक बहुत बड़ा जो है वो जिंदगी में सौभाग्य माना जाता है। यहां हम देखें तो केरल से 3 गुना ज्यादा शिशु मृत्यु दर है हरियाणा का। इसके अलावा हम नेवल उपस्थिति के आधार पर अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो हम ये देखते हैं कि हरियाणा के अंदर नेवल उपस्थिति 67, केरल के अंदर 77 और बिहार के अंदर 55 है। नेवल उपस्थिति का यहां आशय है कि उस राज्य के अंदर कुल 14 से 15 वर्ष की आयु के कुल लड़कों की संख्या और उसमें से कितने 14 से 15 वर्ष तक की आयु के वर्ग के लड़के जो है वो विद्यालय जाते हैं। इसी को हम नेवल उपस्थिति कहते हैं। जैसे यहां हरियाणा की बात करें तो हरियाणा राज्य के अंदर प्रति 100 छात्र जो कि 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के हैं उसमें से 67 बालक जो है वो विद्यालय जाते हैं। अगर हम केरल की बात करें तो यहां पर 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक 100 लड़कों पर 77 लड़के जो है वो विद्यालय जाते हैं। वहीं अगर बिहार की बात करें तो प्रत्येक 100 लड़के जिनकी 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के हैं उसमें से सिर्फ 55 लड़के अर्थात आधे ही लड़के विद्यालय जा पाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार एक अविकसित जबकि केरला एक विकसित राज्य है। तो हमने यहाँ पर आय के आधार पर, साक्षरता दर के आधार पर, शिशु मृत्यु दर के आधार पर, नेवल उपस्थिति के आधार पर हमने तुलनात्मक रूप से अलग अलग मानदंड लेकर इन राज्यों के बीच विकास के स्तर का अध्ययन किया।